दोस्तों आप सभी का स्वागत है इजी ज्ञान में। दोस्तों हम पढ़ रहे हैं झारखंड जीके और आज का हमारा टॉपिक है प्रागैतिहासिक काल में झारखंड। दोस्तों हम प्रागैतिहासिक काल उस काल को कहते हैं जहां पर हमें कोई लिखित साक्ष्य जो है ये नहीं मिलता है। दोस्तों हमें पूर्णतः किस पर निर्भर करना पड़ता है? पुरातात्विक साक्ष्यों पर ही निर्भर करना पड़ता है और उस काल को ही हम क्या कहते हैं दोस्तों? प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। दोस्तों आगे हम इस प्रागैतिहासिक काल को भी तीन वर्गों में बांट सकते हैं, तीन कालों में बांट सकते हैं। ये कौन कौन से काल है? ये है हमारे पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल और दोस्तों नवपाषाण काल। ठीक है, पहले बताइए हम प्रागैतिहासिक काल किसे कहेंगे? तो वैसे काल जहां पर हमें लिखित साक्ष्य नहीं मिलता है, हमें पूर्णतः पुरातात्विक साक्ष्यों पर ही निर्भर करना पड़ता है, वैसे काल को हम प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। और प्रागैतिहासिक काल को भी हम तीन भागों में बांटते हैं, तीन कालों में बांटते हैं। एक है पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल और नवपाषाण काल। दोस्तों फिर हमें ताम्र पाषाण काल को भी पढ़ना है, ताम्र युग को भी पढ़ना है, कांस्य युग को भी पढ़ना है और दोस्तों अंततः हमें लौह युग को भी पढ़ना है। तो दोस्तों हम पढ़ेंगे सबसे पहले पुरापाषाण काल। ठीक है, आइए हम पुरापाषाण काल के बारे में जानकारियों को उपलब्ध करते हैं। दोस्तों पुरापाषाण काल की बात करें तो इसका कालक्रम है 25 लाख ईस्वी पूर्व से 10,000 ईस्वी पूर्व तक। ठीक है, पुरापाषाण काल का जो पीरियड है, जो कालक्रम है, यह है 25 लाख ईस्वी पूर्व से 10,000 ईस्वी पूर्व तक। दोस्तों अगर हम पुरापाषाण काल की बात करें तो इस काल में जो है मानव जो है ये कैसे होते थे? तो आखेटक होते थे। क्या होते थे? आखेटक, जिसे हम शिकारी भी बोलते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? शिकारी। ठीक है, अगर बात करें तो इस काल में जो है, इस काल के जो लोग हैं वो कैसे होते थे? तो वो जो है शिकारी होते थे या आखेटक होते थे। दोस्तों इस काल के लोग जो है ये खाद्य संग्रहक होते थे। ठीक है, यानी कि खाद्य को, खाद्य सामग्री को, फूड को जो है संग्रह करना। ठीक है, तो पुरापाषाण काल के जो लोग हैं ये कैसे होते थे? आखेटक होते थे, शिकारी होते थे और खाद्य संग्रहक होते थे। दोस्तों इस काल में जो है कृषि की शुरुआत नहीं हुई थी। इस काल में कृषि की शुरुआत नहीं हुई थी और जो है पशुपालन भी प्रारंभ नहीं हुआ था। तो ये कृषि से अवगत भी नहीं थे और पशुपालन भी इन्होंने स्टार्ट नहीं करी थी। दोस्तों इन्होंने आग से, ये तो आग से परिचित थे लेकिन उनके उपयोग से जो है अपरिचित थे। ठीक है, इन्हें आग का जो है उपयोग का ज्ञान नहीं था। वे आग से तो परिचित थे लेकिन उन्हें कैसे उपयोग किया जाता है उससे वे परिचित नहीं थे। ठीक है दोस्तों, अगर हम पुरापाषाण काल की बात करें तो दोस्तों इसके जो अवशेष हैं हमें कहाँ से मिलते हैं? तो इसके अवशेष हमें हजारीबाग से मिलते हैं, बोकारो से मिलते हैं, रांची से मिलते हैं, देवघर से मिलते हैं, पश्चिमी सिंहभूम से मिलते हैं, पूर्वी सिंहभूम से मिलते हैं। ठीक है दोस्तों, पुरापाषाण काल के जो है अवशेष कहाँ से मिलते हैं? तो मुख्यतः दोस्तों हमें हजारीबाग से मानव निर्मित जो है पाषाणकालीन पत्थर के औजार मिले हैं। ठीक है, पाषाणकालीन मानव निर्मित पत्थर के औजार हमें कहाँ से मिले हैं? तो दोस्तों याद रखेंगे, हमें हजारीबाग से ही प्राप्त हुए हैं। दोस्तों झारखंड में पुरापाषाण काल के अवशेष और कहाँ कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो ये है बोकारो, रांची, देवघर, पश्चिम सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम और अंततः हजारीबाग। तो इन क्षेत्रों से दोस्तों हमें पुरापाषाण काल के झारखंड में अवशेष मिले हैं। दोस्तों याद कर लेंगे हमें, तो इससे आपको प्रश्न भी पूछा जा सकता है। ठीक है, कौन से? तो पाषाण काल में मानव निर्मित जो है पत्थर के औजार हमें कहाँ से मिले हैं? तो ये मिले हैं हमें हजारीबाग से। ठीक है, इसे आप नोट कर लें। दोस्तों अब हम पढ़ेंगे मध्यपाषाण काल। ठीक है, यहाँ पर जो है थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक है तो सुधार ले दोस्तों, यहाँ पर होगा मध्यपाषाण काल। तो अब हम पढ़ेंगे मध्यपाषाण काल। दोस्तों इसका जो काल है ये कितना है? तो 10,000 ईस्वी पूर्व से 4,000 ईस्वी पूर्व तक के पीरियड को ही हम मध्यकालीन, मध्यपाषाण काल समझते हैं। ठीक है, तो दोस्तों बात करें मध्यपाषाण काल में तो यहाँ पर दोस्तों यहाँ के लोग जो है पशुपालन को स्टार्ट कर चुके थे, पशुपालन प्रारंभ हो चुका था। ठीक है, मध्यपाषाण काल में पशुपालन स्टार्ट हो गया था, पशुपालन प्रारंभ हो गया था। दोस्तों मध्यकाल के जो है अवशेष हमें, मध्यपाषाण काल के जो अवशेष है ये हमें कहाँ से प्राप्त होते हैं? तो हमें मध्यपाषाण काल के अवशेष दुमका, पलामू, धनबाद, रांची, पश्चिमी सिंहभूम और पूर्वी सिंहभूम आदि क्षेत्रों से प्राप्त होते हैं। तो याद रखना है हमें, मध्यपाषाण काल में जो है पशुपालन जो है ये स्टार्ट हो चुका था। इसके अवशेष हमें दुमका से मिलते हैं, पलामू से मिलते हैं, धनबाद से मिलते हैं, रांची से मिलते हैं, पश्चिमी सिंहभूम और पूर्वी सिंहभूम से भी मिलते हैं। दोस्तों अब जो हम पढ़ने वाले हैं ये है नवपाषाण काल।
क्या है, नवपाषाण काल। दोस्तों नवपाषाण काल का जो पीरियड है, इसके जो काल है ये 4000 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी पूर्व के बीच पढ़ेंगे। दोस्तों इसी बीच हम आदि ऐतिहासिक काल को भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो दोस्तों अगर हम बात करें तो नवपाषाण काल की, तो इस काल में दोस्तों यहाँ के लोग जो है कृषि को प्रारंभ कर चुके थे। ठीक है, यहाँ पर जो है कृषि स्टार्ट हो चुका था। ठीक है, उन्होंने आग के उपयोग से भी वे परिचित हो गए थे कि आग का कैसे उपयोग करना है, कैसे चीज़ों को जलाना है, उनसे वे परिचित हो चुके थे। ठीक है, और कुंभकारी का प्रारंभ हो गया था। ठीक है, अब जो है कृषि स्टार्ट हो चुका था, और दोस्तों कृषि के बाद जो है अब वो चीज़ों को जो है पका कर खाने लगे थे। ठीक है, और वो आग के उपयोग से जो है परिचित हो गए थे, और उन्होंने कुंभकारी का भी प्रारंभ कर दिया था, बर्तनों का निर्माण भी प्रारंभ कर दिया था। दोस्तों बात करें तो झारखंड में जो है इस काल के जो अवशेष कहाँ से मिलते हैं, तो इसके अवशेष मिलते हैं रांची से, लोहरदगा से, पश्चिमी सिंहभूम से दोस्तों, पूर्वी सिंहभूम से। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों, नवपाषाण काल के जो अवशेष है ये कहाँ से हमें प्राप्त होते हैं, तो झारखंड में नवपाषाण काल के जो अवशेष है ये हमें रांची से प्राप्त होते हैं, लोहरदगा से प्राप्त होते हैं, पश्चिमी सिंहभूम से प्राप्त होते हैं, पूर्वी सिंहभूम से प्राप्त होते हैं। ठीक है, रांची, लोहरदगा, पश्चिमी सिंहभूम और पूर्वी सिंहभूम आदि क्षेत्रों से झारखंड में हमें नवपाषाण काल के अवशेष प्राप्त होते हैं। ठीक है, खासकर दोस्तों छोटा नागपुर प्रदेश में इस काल के जो है 12 हस्त कुठार पाए जाते हैं। ठीक है, हेड एक्स पाए जाते हैं। छोटा नागपुर प्रदेश में इस काल के 12 हस्त कुठार पाए गए हैं। तो इसको नोट कर ले दोस्तों, यहाँ से आपको सवाल भी देखने को मिल सकता है। ठीक है, बताइए कि नवपाषाण काल के 12 हस्त कुठार जो है ये कहाँ पर पाए गए थे, तो छोटा नागपुर प्रदेश में ही पाए गए थे, छोटा नागपुर में ही पाए गए थे 12 हस्त कुठार। दोस्तों अब हम बात करेंगे ताम्रपाषाण काल के बारे में। किस काल के बारे में, ताम्रपाषाण काल के बारे में। दोस्तों यह काल जो है हड़प्पा के पहले का काल और हड़प्पा काल और हड़प्पा के पश्चात काल तीनों काल से संबंधित है। ठीक है, ये जो है तीनों काल से रिलेटेड है। हड़प्पा काल से रिलेटेड है, हड़प्पा के पहले के काल से रिलेटेड है और हड़प्पा के बाद के काल से रिलेटेड है। दोस्तों इस काल में इन्होंने पत्थर और तांबों का प्रयोग करना स्टार्ट कर दिया था। ठीक है, ये पत्थर और तांबे से मिलाकर ये क्या बनाते थे, औजार बनाते थे। इसीलिए इसे ताम्रपाषाण काल कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने पत्थर और तांबा का कॉम्बिनेशन करके उन्होंने उपकरण बनाए। दोस्तों मानव के द्वारा जो है सबसे पहले प्रयोग में लाया जाने वाला जो धातु है ये क्या है, ये तांबा ही है दोस्तों। ठीक है, याद रखिए, मानव के द्वारा पहला प्रयोग में लाया गया जो धातु है ये कौन सा है दोस्तों, तांबा ही है। दोस्तों ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे याद रखेंगे। दोस्तों ताम्रपाषाण काल का जो केंद्र बिंदु है ये दोस्तों मुख्यतः कहाँ था, तो ये सिंहभूम में था। कहाँ पे था दोस्तों, तो सिंहभूम में। ठीक है, याद रखेंगे हम। ठीक है, तो ताम्रपाषाण काल का जो मुख्य केंद्र बिंदु था ये कहाँ था, तो सिंहभूम था। ठीक है दोस्तों, असुर, बिरजा जनजाति तथा बिरहोर जनजाति जो है ये तांबा को गलाते थे और उससे जो है उपकरण बनाते थे। ठीक है, झारखंड में असुर जनजाति जो कि झारखंड की प्राचीनतम जनजातियां है दोस्तों, असुर जनजाति जो है झारखंड की प्राचीनतम जनजाति है, और बिरजा जनजाति और बिरहोर जनजाति ये क्या करते थे, ये तांबा को गलाते थे और उससे दोस्तों उपकरण बनाते थे। अगर बात करें तो तांबा का जो कुल्हाड़ी है ये झारखंड के कई स्थानों से भी प्राप्त हुआ है। ठीक है, तांबा का कुल्हाड़ी झारखंड के कई स्थानों से प्राप्त हुआ है, लेकिन मुख्यतः दोस्तों हजारीबाग के बाहर गड्ढा से। कहां से दोस्तों, बाहर गड्ढा से। ठीक है, हजारीबाग के बाहर गड्ढा से 49 तांबों का खान का अवशेष प्राप्त हुआ है। ठीक है, एकदम इसे नोट कर ले दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, हजारीबाग के बाहर गड्ढा से 49 तांबा का खान का अवशेष प्राप्त हुआ है। हम बात कर रहे हैं ताम्रपाषाण काल की, तो यह काल जो है हड़प्पा के पूर्व काल, हड़प्पा काल तथा हड़प्पा के पश्चात काल तीनों ही काल से रिलेटेड है, संबंधित है। दोस्तों इसी काल में चूंकि पत्थर और तांबा का प्रयोग स्टार्ट हो चुका था, वे इससे मिलाकर वे उपकरण बनाते थे, इसलिए इसे ताम्रपाषाण काल भी कहते थे, क्योंकि इस काल में उन्होंने पत्थर और तांबा का प्रयोग करना स्टार्ट कर दिया था। ठीक है, मानव के द्वारा पहला प्रयोग में लाया जाने वाला धातु कौन सा था, ये तांबा था। दोस्तों ताम्रपाषाण काल का जो केंद्र बिंदु था ये कहाँ था, तो सिंहभूम ही था।
दोस्तों वहाँ झारखंड के प्राचीन जनजातियों जो थी वो कौन सी थी, तो ये असुर है। असुर बिरजा जनजाति जो बिरहोर है, असुर बिरजिया और बिरहोर जाति है। ये क्या करते थे, तांबा को गलाते थे और इससे उपकरण बनाते थे, औजार बनाते थे। ठीक है, जिसका प्रयोग जो है वो क्या करते थे, पशुओं को मारने में करते थे। ठीक है, और इससे वे खेती भी करते थे। तो तांबा का खिलाड़ी झारखंड के कई स्थानों से प्राप्त है। हजारीबाग के बाहरगड्ढा से 49 तांबा का खान का अवशेष हमें प्राप्त हुआ है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए कि कहाँ से आपको 49 तांबा का खान का अवशेष प्राप्त हुआ है। ताम्रपाषाण कालीन 49 तांबा का खान का अवशेष आपको कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो हजारीबाग के बाहरगड्ढा से प्राप्त हुआ है। दोस्तों अब हम बात करेंगे, जिक्र करेंगे ताम्र युग की, किसके, ताम्र युग की। ठीक है, हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है ये है ताम्र युग। दोस्तों इस युग में हमें सबसे पहले वैसा युग जिस युग में तांबा का प्रयोग करना स्टार्ट हो गया था, उसी युग को क्या कहते हैं, ताम्र युग कहते हैं। ठीक है, इस युग में तांबा से निर्मित उपकरणों का जो है प्रारंभ हो गया था। तांबा से निर्मित उपकरणों का प्रारंभ हो गया था, इसलिए इसे ताम्र युग कहते हैं। ठीक है, तांबों के खानों से ये अयस्क निकाल के उसको गला के क्या करते थे, उपकरण बनाते थे। ठीक है, ये क्या करते थे, तांबा के खानों से अयस्क निकाल कर गला के उपकरण उपकरण बनाते थे। ठीक है, यहाँ तो हम जानते हैं कि 49 तांबा का खान का अवशेष कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो बाहरगड्ढा। ठीक है, मान लीजिए ये बाहरगड्ढा से ही तांबा का खान जहाँ पर था वहां से अयस्क को निकालते थे, उसको गलाते थे और उससे क्या बनाते थे, उपकरण बनाते थे। दोस्तों हम कांस्य युग के बारे में पढ़ते हैं। दोस्तों कांस्य युग, दोस्तों इस युग में जो है तांबा में टीन मिला के जो है, ठीक है, कांसा निर्मित किया जाता था। ठीक है, इस युग में तांबा में टीन मिलाकर दोस्तों क्या करते थे, कांसा का निर्माण करते थे। ठीक है, और उससे दोस्तों वे क्या करते थे, उपकरण बनाते थे। उससे ही ये क्या बनाते थे, उपकरण बनाते थे। ठीक है, औजार बनाते थे या उपकरण बनाते थे। तो बात करें कांस्य युग की, तो कांस्य युग में ही तांबा में टीन को मिलाकर कांसा का निर्माण करते थे और उससे वे उपकरण बनाते थे। ठीक है दोस्तों, छोटानागपुर में असुर जो कि झारखंड की प्राचीन जनजाति है, दोस्तों प्राचीनतम जनजाति है, और बिरजिया जो है इसके प्रारंभकर्ता माने जाते हैं। ठीक है, कांस्य युग के प्रारंभकर्ता कौन है, तो छोटानागपुर के असुर और बिरजिया जनजाति। ठीक है, छोटानागपुर में ही असुर और बिरजिया जनजाति, जो कि असुर जो है ये झारखंड की प्राचीनतम जनजातियां है और बिरजिया ही ये छोटानागपुर के प्रारंभकर्ता है। कांस्य युग के औजारों के प्रारंभकर्ता कौन है, तो छोटानागपुर के असुर और बिरजिया जनजाति। दोस्तों अब हम पढ़ने वाले हैं लौह युग के बारे में। दोस्तों लौह युग की बात करें तो इस युग में जो है लोहे के उपकरण का प्रयोग प्रारंभ हो गया था, इसलिए इसे इस युग को क्या कहते हैं, लौह युग कहते हैं। दोस्तों इसमें असुर और बिरजिया जनजाति को ही लौह युग का प्रारंभकर्ता माना जाता है। ठीक है, लौह युग का प्रारंभकर्ता किसे माना जाता है, तो असुर और बिरजिया जनजाति को ही लौह युग का प्रारंभकर्ता माना जाता है। ठीक है, इस युग में लोहा से बने उपकरणों का प्रयोग किया जाता था और झारखंड के असुर तथा बिरजिया जनजाति को ही लौह युग से निर्मित औजारों का प्रारंभकर्ता माना जाता है। ठीक है दोस्तों, असुर और बिरजिया जनजाति ने ही उत्कृष्ट लौह तकनीक का विकास किया था। ठीक है, बताइए कि किसने जो है लौह तकनीक का विकास किया था झारखंड में, तो याद रखेंगे हम असुर और बिरजिया जनजाति ने ही उत्कृष्ट लौह तकनीक का विकास किया था। ठीक है दोस्तों, झारखंड का संपर्क जो है सुदूर विदेशी राज्यों से भी था। ठीक है, यहाँ से निर्मित लोहे का जो है ये कहाँ भेजा जाता था, तो ये जो है मेसोपोटामिया तक भेजा जाता था। यहाँ से जो लोहे का निर्माण किया जाता था ये मेसोपोटामिया तक भेजा जाता था, और जहाँ पर दोस्तों दासमिक में इस लोहे से तलवार बनाया जाता था। ठीक है, इसी लोहे से तलवार का निर्माण भी किया जाता था दासमिक में। दोस्तों हम बात कर रहे हैं लौह युग की, तो इस युग में लोहे का उपकरण का प्रयोग करना स्टार्ट हो गया था, प्रयोग प्रारंभ हो गया था, और इसी में इस लौह युग का प्रारंभकर्ता किसे माना जाता है, तो असुर और बिरजिया को माना जाता है। ठीक है, उन्होंने उत्कृष्ट लौह तकनीक का विकास किया और झारखंड का संपर्क जो है सुदूर विदेशी राज्यों से भी था लौह युग में। ठीक है, तो किस युग में झारखंड का संपर्क सुदूर विदेशी राज्यों से था, तो लौह युग में। ठीक है, यहाँ तक कि दोस्तों यहाँ से जो निर्माण झारखंड से जो निर्माण किया था लोहा, जो निर्माण किया जाता था लोहा, उसको जो है कहाँ पर भेजा जाता था, मेसोपोटामिया तक यहाँ पे भेजा जाता था, और जहाँ दासमिक में इस लोहे से तलवार को बनाया जाता था। ठीक है दोस्तों, अब हम पढ़ेंगे विभिन्न स्थानों से प्राप्त पुरातात्विक अवशेष। ठीक है, तो दोस्तों हम सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर पढ़ने वाले हैं इसको हजारीबाग। दोस्तों इसको हजारीबाग से दोस्तों यहाँ पर पूर्व बड़े पत्थरों पर आदि मानव द्वारा निर्मित चित्र खुला सूर्य मंदिर, ठीक है, खुला
सूर्य मंदिर, शैल चित्र दीर्घा जो है ये कहाँ से प्राप्त होता है दोस्तों? तो इसको हजारीबाग से प्राप्त होता है। कई बार दोस्तों इससे प्रश्न आपको देखते मिलेंगे जैसे सीजीएल के एग्जाम में या फिर जेपीएससी में। ठीक है, तो दोस्तों याद रखेंगे, इसको हजारीबाग से पूर्व बड़े पत्थरों पर आदि मानव द्वारा निर्मित चित्र जो है, खुला सूर्य मंदिर जो है, शैल चित्र दीर्घा जो है ये पाए जाते हैं। ठीक है, आपसे पूछा जाएगा बताइए खुला सूर्य मंदिर कहाँ पर है? तो ये इसको हजारीबाग में इसके अवशेष है। ठीक है, शैल चित्र दीर्घा कहाँ पर है? तो इसको में पाया गया है। पूर्व बड़े पत्थरों पर आदि मानव द्वारा निर्मित जो चित्र है ये कहाँ से मिले हैं? तो इसको हजारीबाग से। वही दूसरा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, सीतागढ़ा पहाड़। सीतागढ़ा पहाड़ ये भी हजारीबाग। दोस्तों हजारीबाग से कई पुरातात्विक अवशेष प्राप्त किए हैं, इसलिए हजारीबाग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो इसको से हम जानते हैं कि पूर्व बड़े पत्थर पर आदि मानव द्वारा निर्मित चित्र मिला है, खुला सूर्य मंदिर मिला है, शैल चित्र दीर्घा। ठीक है, ये सारे पुरातात्विक अवशेष जो है ये कहाँ से मिले? हजारीबाग के इसको क्षेत्र से। वही हजारीबाग का एक दूसरा क्षेत्र है, यह है सीतागढ़ा पहाड़। तो इससे क्या मिला है दोस्तों? तो 6वीं शताब्दी में निर्मित बौद्ध मठ के अवशेष मिले हैं। 6वीं शताब्दी में निर्मित बौद्ध मठ के अवशेष जो है ये सीतागढ़ा पहाड़ हजारीबाग में मिले हैं। ठीक है, विशेष रूप से दोस्तों बुद्ध की 4 आकृतियों से युक्त एक स्तूप तथा काले भूरे बलुआ पत्थर की सुंदर स्त्री की खंडित प्रतिमा जो है ये सीतागढ़ा पहाड़ हजारीबाग में ही पाया गया है। ठीक है, चीनी यात्री फयाद द्वारा इसका उल्लेख भी मिलता है दोस्तों। ठीक है, तो चीनी यात्री फयाद द्वारा जो इसका उल्लेख जो है किस पे मिलता है? तो सीतागढ़ी पहाड़ हजारीबाग में मिलता है। 6वीं शताब्दी में निर्मित बौद्ध मठ के अवशेष कहाँ से मिले हमें? सीतागढ़ी पहाड़ हजारीबाग से मिले हैं। दोस्तों 8वीं शताब्दी के अभिलेख जो है ये हमें कहाँ से मिले? तो दूध पानी हजारीबाग से। कहाँ पे? दूध पानी हजारीबाग में 8वीं शताब्दी के अभिलेख मिले हैं। दोस्तों वही शिवलिंग की बात करें तो शिवलिंग कहाँ पे मिले हैं? तो दुबदुबा में मिले, हजारीबाग के दुबदुबा में शिवलिंग मिले हैं। ठीक है, वही अगर हम भावनाथपुर गढ़वा की बात करें तो यहाँ पर दोस्तों हमें मानव के आखेट होने का पता चलता है। ठीक है, आखेट अर्थात शिकार, शिकार के चित्र जिनमें हिरण, भैंसा आदि पशुओं के चित्र है। प्रागैतिहासिक काल की गुफाएं व शैल चित्र भी मिले हैं। कहाँ से? तो भावनाथपुर में, गढ़वा में। ठीक है, आखेट के चित्र जो है ये कहाँ से प्राप्त हुए? हमें भावनाथपुर गढ़वा से प्राप्त हुए हैं। दोस्तों वही अगर हम बात करें पांडु की पलामू की। ठीक है, तो 4 पाए वाले पत्थर की चौकी, 4 पाए वाले पत्थर की जो चौकी है, ठीक है, इसे दोस्तों पटना संग्रहालय में सुरक्षित रखा गया है। ठीक है, तो मिट्टी की दीवार, मिट्टी के कलश व तांबे के औजार कहाँ से मिले हमें? तो ये पलामू पांडु से मिले हैं। कहाँ से? पांडु पलामू से मिले हैं। ठीक है, वही दोस्तों पलामू के किला लातेहार में जो है ये क्या मिला है? तो भगवान बुद्ध की भूमि स्पर्श मुद्रा में एक मूर्ति मिली है। ठीक है, भगवान बुद्ध की भूमि स्पर्श मुद्रा में एक मूर्ति मिली है पलामू किला लातेहार में। वही दोस्तों अगर बात करें तो पलामू प्रमंडल में तीनों पाषाण काल के औजार मिले हैं। बताइए तीनों पाषाण कालों के औजार कहाँ मिले हैं? तो पलामू प्रमंडल में। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करेंगे झारखंड में पाषाण कालीन के मुख्य केंद्र बिंदु जो कौन था? तो सिंहभूम था। तो सिंहभूम से क्या क्या अवशेष मिले हैं उसके बारे में दोस्तों हम जिक्र करेंगे। दोस्तों बारूढ़ी, सिंहभूम के बारूढ़ी इलाके में हमें क्या मिला है? तो पाषाण कालीन मृद भांड के टुकड़े, पत्थर की हथौड़ी, पक्की मिट्टी के मटके मिले हैं। ठीक है, पाषाण कालीन मृद भांड के टुकड़े, पत्थर की हथौड़ी, पक्की मिट्टी के मटके। ठीक है, तो पाषाण कालीन मृद भांड के टुकड़े, पत्थर की हथौड़ी, पक्की मिट्टी के मटके जो है वे बारूढ़ी सिंहभूम से मिले हैं। वही दोस्तों बेनूसागर सिंहभूम से हमें 7वीं शताब्दी की जैन मूर्तियां मिली है। 7वीं शताब्दी की जैन मूर्तियां कहाँ से मिली है हमें? सिंहभूम से, बेनूसागर में। ठीक है, चलिए बेनगरा से, सिंहभूम के बेनगरा इलाके से हमें हाथ से बने मृद भांड, पत्थर के मटके, कुल्हाड़ी, वलय प्रस्तर, रिंग स्टोन आदि प्राप्त हुए हैं। वही दोस्तों सिंहभूम में ही नवपाषाणकालीन पत्थर, काले रंग का मृद भांड मिला है। लोहरदगा से हमें क्या प्राप्त हुआ है दोस्तों? तो प्रागैतिहासिक कालीन कांसे का प्याला, कांसे का प्याला हमें कहाँ से मिला है? लोहरदगा से। वही दोस्तों नामकुम से हमें क्या मिला है? नामकुम रांची से हमें क्या मिला है दोस्तों? तो दोस्तों नामकुम रांची से हमें मिला है तांबे एवं लोहे के औजार तथा बाण के फलक मिले हैं। वही बुरद से हमें तांबे की सिकड़ी, चैन तथा कांसे की अंगूठी मिली है। लूपगढ़ी से दोस्तों हमें क्या मिला है? कब्रगाह के अवशेष, कब्रगाह के अंदर से तांबे के आभूषण व पत्थर के मटके। दोस्तों छोटा नागपुर के पठारी क्षेत्र से हमें आदि मानव के निवास का साक्ष्य मिला है।
दोस्तों इसको के शैल क्षेत्र दीर्घा में नक्षत्र मंडल अंतरिक्ष यान एवं अंतरिक्ष मानव के चित्र अंकित है। दोस्तों इसको जो है गांव में बर्फ आयु की गहरी भूमिगत गुफा स्थित है। ठीक है, इसको गांव में ही बर्फ आयु की गहरी भूमिगत गुफा स्थित है। कहाँ पर जो है, किस गांव में आपको बर्फ आयु की गहरी भूमिगत गुफा मिली है? तो इसको गांव में ही। ठीक है, इसको के शैल चित्र दीर्घा में नक्षत्र मंडल अंतरिक्ष यान तथा अंतरिक्ष मानव के चित्र अंकित है। ठीक है, इसको में ही। ठीक है, शैल चित्र दीर्घा में नक्षत्र मंडल अंतरिक्ष यान और अंतरिक्ष मानव के चित्र अंकित है और इसको गांव में बर्फ आयु की, ठीक है, बर्फ आयु की गहरी भूमिगत गुफा स्थित है। तो दोस्तों ये जो हमारा टॉपिक था प्रागैतिहासिक काल में झारखंड, तो ये खत्म हो चुका है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।